लाइफ विद स्टोरीज प्रस्तुत करता है एक सच्ची क्राइम स्टोरी। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसे सुन आपको भी सोचने में मजबूर कर देगी। सागर की अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी औरत के साथ रंगीन रात बिताने की तमन्ना ने कैसे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, आइए जानते हैं। सागर रस्तोगी अपनी पत्नी के साथ बरेली के फतेहंगज थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना स्वयं का घर था जो कि 2 मंजिला बना हुआ था। नीचे वाले हिस्से में उसकी सोने चांदी की दुकान थी। ऊपर वाले फ्लोर पर वह अपने फैमिली के साथ रहता था। सागर का नौकर संजय फतेहगंज से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खिरका गांव से आता था। वह सुबह आता था और काम करने के बाद रोज शाम को अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे संजय अपने मालिक सागर रस्तोगी के घर रोज की तरह पहुंचा और घर के सामने सड़क पर खड़े होके सागर को कई बार आवाज लगाई, लेकिन आज ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। जबकि रोजाना जब वह आवाज लगाता था तो उसकी आवाज सुनते ही सागर बालकनी से झांकते हुए दुकान की चाबी ऊपर से ही नीचे फेंक देता। दुकान खोलने के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दुकान के बगल से ही थी, जिसमें आगे की ओर चैनल और पीछे उसके शटर लगा हुआ था। हमेशा ही दोनों अंदर से बंद रहते थे, लेकिन आज शटर को थोड़ा खुला हुआ देख संजय आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अगर सागर चाय भी बाजार में पीने भी जाता था तो शटर बंद करके जाता था। संजय ने अपने मालिक सागर के बारे में आसपास में पूछा तो कुछ भी पता नहीं चला। उसे संदेह हुआ तो यह बात उसने पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को बोला। संजय जब शटर खोलकर डरते हुए दूसरे मंजिल में पहुंचा तो सागर के हाथ पैर बंधे हुए जमीन पर पड़ा पाया। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि सागर अब जिंदा भी है। यह देख संजय वापस घबराते हुए नीचे की ओर भागा। नीचे आते ही सीधे सारी बात पड़ोसियों को बताई। देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस चौकी थोड़ी ही दूर पर थी तो इसकी सूचना संजय ने जाकर पुलिस चौकी में दी। चौकी से जल्द ही सूचना फतेहगंज थाना भेज दी गई। बिना देर करते हुए कुछ देर में थाना प्रभारी अपने टीम के साथ घटना स्थल पहुंच गए। पुलिस घर के दूसरे फ्लोर पर पहुंची तो घर का सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ था। सागर की हत्या कर दी गई थी। सागर की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। उसके कनपटी पर गोली मारने का निशान था और उसके गले पर भी निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे गोली कनपटी होते हुए गले से बाहर निकल आई हो। गले पर किसी तेज धारदार हथियार से काटे जाने का गहरा निशान था। इसका मतलब हत्यारे सागर को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, उसकी नज़ाकत को देखते हुए थाना प्रभारी ने सूचना अपने से बड़े अधिकारियों को दे दी। सूचना पाते ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ उच्चाधिकारी भी मौके वारदात पर पहुंच गए और एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल से सबूत जुटाने में जुड़ गई। टीम के द्वारा अपना काम पूरा करने लेने के बाद अधिकारियों ने बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया। तकरीबन 20 गज के मकान के निचले हिस्से में किचन और बाथरूम के सिवा एक दीवान पड़ा हुआ था। यहीं पर सागर के दुकान का लॉकर था, जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे गए गहने और पैसा रखता था। दूसरे फ्लोर पर सागर का कमरा था और तीसरे फ्लोर पर टॉयलेट था, जिस कमरे में सागर की हत्या की गई थी। वह बहुत ही छोटा था। उस कमरे पर एक बेड, एक टेबल के सिवा केवल एक अलमारी रखी थी। बस इतने ही सामान से पूरा कमरा भरा था। कमरे में जो अलमारी रखी थी उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसका सामान कमरे में चारों तरफ पड़ा हुआ था। अलमारी का लॉक तोड़ा गया था
और कमरे में चारों तरफ चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थी। एक कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा हुआ था। कांच का एक टुकड़ा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। सागर का गला शायद उसी कांच के टुकड़े से काटा गया था और सीढ़ियों में चाबी के कई गुच्छे पड़े हुए मिले थे। घटना की जानकारी होते ही बरेली से सागर के पिता जय रस्तोगी और घर के बाकी सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि 2 मई को सागर अकेला था। उसकी पत्नी 2 मई को नोएडा गई हुई थी। उस दिन शुक्रवार का दिन होने की वजह से सराफा की सप्ताह छुट्टी थी। सुबह ही सागर ने अपनी पत्नी को ट्रेन में बैठाने के बाद सागर अपनी नानी की अग्नि संस्कार में चला गया था, लेकिन सबके रोकने के बावजूद भी वह जल्दी ही चला आया था। घटनास्थल की जांच और पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि वारदात को एक जानी समझी योजना बनाकर अंजाम दिया गया है। हत्या करने वालों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि सागर घर पर अकेला है, उसकी पत्नी घर पर नहीं है। इसीलिए वारदात को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात को ही चुना गया। घटना स्थल का दृश्य बता रहा था कि घर के अंदर घुसने वालों को सागर अच्छी तरह से परिचित था, क्योंकि घर के अंदर बाहरी आदमी तब तक घर के अंदर नहीं घुस सकता जब तक अंदर से लॉक न खोला जाए, क्योंकि बाहर से किसी भी तरह की संभावना नहीं थी कि लॉक को बाहर से खोला जा सके, क्योंकि अंदर से शटर लगी हुई थी जिसमें अंदर से लॉक लगा हुआ था। उसके बाद भी जब सीढ़ियों को चढ़ ऊपर जाओ तो वहां भी एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, जो कि वह भी अंदर से बंद होता था। अगर कोई किसी तरह से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता तो निशान भी होने चाहिए थे, पर निशान भी कोई नहीं मिले। रात के लगभग 9 बजे के करीब सागर ने फोन करके नौकर संजय को बुलाया था, लेकिन रात में मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं आ पाया था। मतलब इसके बाद ही किसी ने सागर की हत्या की थी। गहन जांच पड़ताल के बाद तकरीबन 2 बजे सागर की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली में स्थित मर्चुरी में भेज दी गई। मैके वारदात में मिले सागर के फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस ने 2 गोली भी बरामद की थी। उधर जैसे ही सागर की हत्या की खबर उसकी पत्नी को लगी तो शाम को नोएडा से वह भी वापस आ गई। सागर के पिता के लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा धारा 394 और धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सबसे पहले तो सागर के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पुलिस को पता चला कि जिस रात उसकी हत्या हुई थी उस रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी को किया था और पत्नी से बात करने से पहले उसने अपने नौकर संजय से बात की थी। 9 बजे के आसपास इन दोनों से बात करने के पहले सागर की बात एक अनजान नंबर से भी हुई थी। उस अनजान नंबर पर उस दिन और उसके पहले भी काफी लंबे समय तक बात की गई थी। थाना प्रभारी ने संजय से उस नंबर के बारे में जानकारी ली तो उसने बताया कि वह अनजान नंबर किसी माया शर्मा का है, जो कि गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली है। पुलिस ने पूछा कि तुम उसे कैसे जानते हो तो उसने बताया कि सागर ने हमें कई बार उसका नंबर दे के रिचार्ज के लिए भेजा था। यह जानकारी पाते ही पुलिस को अवैध रिश्ते की बू आने लगी। पुलिस ने अगला कदम उठाते हुए माया के घर में गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि वह 19 अप्रैल को अपने प्रेमी विनोद गंगवार के साथ भाग थी। विनोद पास के ही गांव मोहम्मदपुर का रहने वाला था। पुलिस भी अपने कदम सही दिशा में ही बढ़ा रही थी। पुलिस के दिमाग में शक की सुई माया और विनोद के ऊपर इसलिए जाकर रुक गई थी क्योंकि विनोद और माया का एक साथ भागना और उसके बाद भी सागर से बार बार बात करना
इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शायद दोनों ने ही सागर की हत्या करके लूट की वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने अपने खबरी चारों तरफ लगा दिए जिसे दोनों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। खबरियों ने सरगर्मी से उनकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच 7 मई को थाना प्रभारी को दोपहर में एक फोन कॉल आता है। यह फोन एक खबरी का था। उसने बताया कि माया और विनोद दोनों इज्जत नगर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। यह सूचना मिलते ही बिना समय गवाए हुए वहां जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और थाने लाकर जब उन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो बिना देर किए हुए दोनों ने पूरा सच उगल दिया। माया गांव जुआ जवाहरपुर की एक किसान की बेटी थी। उसके पिता खेती किसानी का काम करते थे और उनका अपनी पत्नी से अक्सर ही झगड़ा होता था, जो कि कभी-कभी विकराल रूप भी धारण कर लेता था। झगड़ा की मुख्य वजह थी उसकी पत्नी का महत्वाकांक्षी होना। उसको अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाना नहीं आता था। उसके हाथ में जितना भी पैसा आता था, वह घर के कामों की बजाय फिजूल के कामों में खर्च कर देती थी। 3 बच्चों की मां होते हुए भी उसको बन संवर कर रहना बहुत पसंद था, इसलिए उसके खर्चे काफी ज्यादा थे। उसके इसी खर्चा की वजह से पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था। इस बात से तंग आकर माया का पिता अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। तलाक के बाद वह बच्चों को लेकर अपने मायके मोहम्मदपुर आ गई थी, लेकिन जवान बेटी को घर में बैठे देख उसके माता पिता को चिंता होने लगी। इसलिए जड़ जुगाड़ लगाकर उसकी शादी जुआ जवाहरपुर के रिटायर्ड फौजी अशोक शर्मा से कर दी गई। अशोक रिटायर्ड के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी करते थे। शादी के बाद माया की मां अपने बच्चों के साथ अपनी नई ससुराल में रहने लगी। समय के साथ साथ माया भी अब जवान हो गई थी। वह बरेली के कन्या महाविद्यालय से बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। माया अपने माँ से इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने जो दूसरी शादी कर ली थी। इसी बात को लेकर अब माँ बेटी में आए दिन झगड़ा हो जाता था। उसकी माँ माया से कम ही बोलती थी। उसकी माँ उसके उत्तेजित स्वभाव के कारण बहुत डरती थी। माया भी कहाँ किसी से कम थी, वो भी अपने माँ पर ही गई थी। उसके भी बहुत ऊंचे ऊंचे सपने थे जिनको पाने के लिए वह सही गलत के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती थी। इस तरह की बातों में उसका दिमाग भी काफी चलता था। माया अक्सर ही अपने ननिहाल मोहम्मदपुर जाती रहती थी, जहां एक दिन उसकी मुलाकात विनोद गंगवार से हुई और उसके पिता भी किसान थे। उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। विनोद भी उन दिनों बरेली से बीए प्राइवेट कर रहा था। पढ़ाई के अलावा वह वही पार्ट टाइम काम भी करता था। विनोद का माया के ननिहाल में आना जाना पहले से ही था। दोनों ने बीए का फॉर्म भी साथ ही भरा था। माया जब अपने ननिहाल में रहती तो विनोद का आना जाना काफी बढ़ गया था। जब भी आता तो उसकी नजरें माया के ऊपर से नीचे तक वदन का दीदार करती रहती। अब माया भी इतनी ना समझ तो नहीं थी कि उसकी इन नज़रों को पहचान न सके। वह भी उसकी दिल के अरमानों को अच्छे से जानती थी, लेकिन समय के साथ साथ मोहब्बत का बीज दोनों तरफ अंकुरित होने लगा था। अब दोनों को करीब आने में कहाँ वक्त लगने वाला था। जैसे जैसे समय गुजरता गया, माया विनोद से खुलती चली गई। समय की नज़ाकत को देखते हुए दोनों ने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर दिया। अब सबसे छिप छिप कर एक दूसरे से सुनसान में मिलन भी होने लगा। जीवन भर साथ रहने का सपना संजोए दोनों ने सारी मर्यादाएं पर कर दी और शारीरिक रूप से भी एक दूजे के हो गए। माया और विनोद के प्यार की गाड़ी जहां तेजी से बेफिक्र दौड़ रही थी, लेकिन इधर उनके प्यार की खुशबू गांव में भी फैल चुकी थी।
जब गांव वालों को इसकी भनक लग ही गई थी तो घर पहुंचते कहाँ देर लगने वाली थी। जल्द ही दोनों के घर में भी पता चल ही गया। माया और विनोद के ज़बानी के प्यार के किस्से सुन सुन कर दोनों के परिवार वाले भी काफी परेशान हो चुके थे। इसीलिए बिना देरी करते हुए विनोद के घर वाले पास के गांव में ही उसका रिश्ता तय कर दिया। वहीं माया के पिता ने भी उसकी शादी तय कर दी। इससे माया को अब अपने सपने टूटते हुए नजर आने लगे। उसने विनोद पर भागने का दबाव बनाने लगी, लेकिन विनोद इसके लिए राजी नहीं था। इसलिए विनोद ने जो उसके जिस्म के खूब मजे लिए थे उसके लिए उसने बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देने लगी। इसलिए विनोद करता क्या न मरता। मजे तो लिए ही थे उसके भरी जवानी के, इसलिए उसकी बात माननी पड़ गई। 20 अप्रैल को माया की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 19 अप्रैल को विनोद माया को लेकर भाग गया और माया को लेकर अपने मामा के घर पहुंच गया। वहीं उन दोनों ने शादी कर लिया, लेकिन अब शादी के बाद जिंदगी की अच्छी शुरुआत के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। इसके लिए माया ने पहले से ही एक प्लान बना रखी थी। माया ने अपना प्लान विनोद को बताया तो उसका प्लान विनोद को भी अच्छा लगा। उसने माया को भरोसा दिलाया कि उसके प्लान में हर तरह का सहयोग करेगा। पवन रस्तोगी बरेली स्थित फतेहगंज के माली मोहल्ले में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके मकान के नीचे के हिस्से में सोने चांदी की दुकान थी। बाजार में दुकान होने की वजह से ग्राहक भी खूब उसके दुकान में आते थे। सोना चांदी बेचने के अलावा पवन गिरवी भी रखता था। उसके दुकान में ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। पवन के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थीं। पवन ने अपने बेटियों की शादी पहले ही कर दिया था। 4 साल पहले अपने बेटे सागर की भी शादी कर दी थी। उन दिनों सागर भी अपने पिता के साथ दुकान में बैठता था। 2 साल पहले ही सागर के माँ का स्वर्गवास हो गया था। कुछ दिन बाद सागर के पिता भी दूसरी शादी करने का मन बना लिया, लेकिन इस शादी का सभी घर वालों ने खूब विरोध किया। लेकिन पवन कहाँ मानने वाले थे। पवन ने विवाह हेतु अखबार में इश्तेहार दे दिया, जिससे जल्द ही एक विधवा औरत का रिश्ता उनके लिए आ गया और उसका एक बेटा भी था। सभी के विरोध के पश्चात भी पवन ने शादी कर ली। घर से अलग होकर दूसरे जगह रहने लगे। अब पिता के जाने के बाद सागर पर दुकान की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अब दुकान पूरी तरह से सागर की हो चुकी थी। माया की एक दूर के रिश्ते की नानी थी, जो कि सागर की दुकान में अक्सर ही आना जाना था। क्योंकि दुकान की वो बहुत पुरानी ग्राहक थी, इसलिए सागर उनकी हर बात का ख्याल रखता था। एक दिन माया भी अपनी नानी के साथ सागर की दुकान पर गई। नानी ने माया का भी परिचय सागर से करा दिया और सागर से बोली कि कभी कुछ खरीदने आए तो उचित दाम लगा कर ही देना। पहली ही बार में सागर माया के दिमाग में चढ़ चुका था। अब आए दिन वह सागर की दुकान में जाने लगी। एक दिन वह शाम के समय दुकान पर पहुंची तो सागर दुकान बंद ही कर रहा था। इसलिए सागर उसको अपने मकान में ऊपर लेके चला गया और अपनी पत्नी से मिलवा दिया। सागर ने माया को अपने बेडरूम में बिठाकर पत्नी को अपनी ज्वेलरी दिखने को बोल दिया, जो उसने हाल के दिनों में बनवाई थी। सागर सोच रहा था कि पत्नी की ज्वेलरी देखकर माया को शायद कुछ पसंद आ जाए और वह भी उसी तरह की डिजाइन की ज्वेलरी बनवाने का मन बना ले। उसकी पत्नी एक अजनबी लड़की के सामने अपनी अलमारी खोलकर बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन सागर के बार बार कहने पर उसको बात माननी पड़ गई। सागर की पत्नी की ज्वेलरी देखकर माया की आंखें चुंधिया गई। ज्वेलरी की कीमत और उसका वजन देखकर माया के मन में लालच आ गया। उस दिन तो माया वहां से वापस आ गई,
लेकिन अब रात दिन उसकी आंखों के सामने वही ज्वेलरी नाचने लगी। इसके बाद उसने सागर से मुलाकातें बात बढ़ा दी। जब मुलाकातें ज्यादा होने लगी तो एक दूसरे का फोन नंबर भी आदान प्रदान हो गया। इसके बाद अक्सर ही दोनों में बातें भी होने लगी। माया को अपनी ओर आकर्षित होते देख सागर बहुत खुश था। उसका भी मन अब उसकी जवानी के मजे लेने के लिए मचलने लगा। अब धीरे धीरे बात यह तक आ गई कि सागर अपने नौकर को भेजकर माया का फोन भी रिचार्ज करने लगा। लेकिन जब विनोद के साथ भागकर माया ने शादी कर ली तो जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो माया ने सागर को योजनाबद्ध लूटने का प्लान बना लिया। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी वाला रास्ता चुन लिया और सागर से प्यार भरी और अश्लील बातें करने लगी। एक साथ तन्हाई को दूर करने की बात आई तो सागर अब मौके की तलाश शुरू कर दिया। सागर की पत्नी के बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसको बच्चा नहीं हो रहा था। इसलिए उसका इलाज नोएडा में चल रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन की बात कह रहे थे, इसलिए उसकी पत्नी को ऑपरेशन के लिए नोएडा जाना था। सागर को माया के साथ रात रंगीन करने का इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता था। इसलिए उसे कुछ ऐसा प्लान बनाना था जिसके कारण पत्नी के साथ न जाना पड़े। इसलिए उसने काम का बहाना बनाकर अपनी पत्नी को नौकर के पत्नी के साथ जाने को राजी कर लिया। 25 अप्रैल को उसकी पत्नी की जाने की योजना बन गई। अब सागर से रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए सागर ने माया को फोन कर घर पर मिलने की बात बता दी। लेकिन किसी वजह से उस दिन उसकी पत्नी का जाना कैंसिल हो गया। इसलिए उस दिन सागर और माया की मुलाकात इंतजार में बदल गई। अब 2 मई को सागर अपनी पत्नी को नौकर की पत्नी के साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया और 6:30 की ट्रेन पर बैठा दिया। पत्नी के जाने के बाद सागर ने 8 बजे सुबह माया को मिलने के लिए बुला लिया। उस दिन शुक्रवार का दिन था, इसलिए मार्केट बंद था, तो स्वाभाविक है कि उसकी दुकान भी उस दिन बंद थी। अब प्लान के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी सागर को अपनी नानी की मौत की सूचना मिल गई। इसलिए बिना मन के भी उसको उनके दाह संस्कार में जाना पड़ा और उसको वहां भी माया ने 5-6 बार फोन लगाया। माया से एकांत में उसके जिस्म से रूबरू होने के लिए सागर का दिल मचला जा रहा था। अब उसे एक पल के लिए भी रहा नहीं जा रहा था। अग्नि संस्कार के बाद सभी लोग उसको रोक रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। शाम को वह अपने घर पहुंच गया। अब उसने घर पहुंचने की खबर माया को दे दी। खबर मिलते ही माया विनोद के साथ बाइक पर सागर के घर के लिए निकल ली। बाइक विनोद के मामा की थी। रात के तकरीबन 8 बजे वह सागर के घर के कुछ दूरी पर उतर गई और अब पैदल सागर के घर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। विनोद वहीं मार्केट में घूमने लगा और इसी बीच उसने शराब पी लिया और वहीं के पास के एक मैरिज हॉल में वैवाहिक कार्यक्रम में जाकर खाने का मजा लेने लगा। नशे की हालत में उसने एक पत्रकार की बाइक से भिड़ा दिया। एक बात को लेकर दोनों में खूब बहस भी हुई। विनोद अपनी बाइक वहीं खड़ा करके वहां से चला गया और पत्रकार ने इसकी सूचना थाने में दी तो कुछ पुलिस वाले आकर विनोद की क्षतिग्रस्त बाइक को उठवाकर थाने ले गई। दूसरी तरफ माया सागर के घर पहुंची तो सागर ने आकर दरवाजा खोला और उसको अपने दूसरी मंजिल पर बने बेडरूम में लेकर चला गया। कुछ समय तक दोनों में प्यारी प्यारी बातें होती रही। इसके बाद सागर ने 2 कांच की गिलास और फ्रूटी की बोतल लेकर आया। उसने फ्रूटी मेज पर रख दिया और अब माया अपने हाथों से फ्रूटी कांच की गिलास में डालने लगी। इसी बीच सागर छत पर टॉयलेट चला गया। माया को जिस मौके की तलाश थी वह अब मिल चुका था।
बिना समय गवाए माया ने अपने पर्स में रखे पाउडर को निकलकर सागर की गिलास में मिला दिया। जब कुछ देर बाद सागर वापस आया तो एक ग्लास सागर को देते हुए दूसरा ग्लास अपने होंठ से लगा लिया और पीने लगी। और सागर फ्रूटी पीते हुए टीवी ऑन कर दिया और प्रोग्राम सेट करने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद सागर बेहोश होकर बेड में लुढ़क गया। सागर के बेहोश होते ही माया ने विनोद को आने के लिए बोल दिया। रात 11 बजे विनोद आ गया तो माया शटर खोलते हुए उसको अंदर बुला लिया। आने के बाद विनोद सागर को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वह जब होश में आ गया तो विनोद ने उसे उल्टा लेटने की हिदायत दी। सागर करता भी क्या, विनोद ने पहले से ही उसके ऊपर 315 बोर की पिस्टल तान रखी थी। सागर अपनी जान बचाते हुए जैसा बोला गया वह उसी तरह लेट गया। माया ने सागर के हाथ पीछे की ओर अपने दुपट्टे से बांध दिया और उसके पैर भी बांध दिए गए। इसके बाद विनोद ने उससे अलमारी की चाबी मांगी तो वह देने से मना करने लगा। तभी विनोद ने पिस्टल का टीगर दबाते हुए हवा में एक फायर कर दिया। सागर को डराने के उद्देश्य से। इसके बाद विनोद ने फिर उससे चाबी मांगी तो उसने साफ साफ देने से मना कर दिया। इसी बात से विनोद को गुस्सा आ गया और उसने इस बार सागर की कनपटी में पिस्टल लगाते हुए टीगर को दबा दिया, जिससे पिस्टल से निकली हुई गोली उसके कनपटी से होते हुए गले से बाहर आ गई और उसकी मौत हो गई। उसको मारने के बाद अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर छोटी तिजोरी का भी लॉक तोड़ दिया गया। उसी में रखा सोना और पैसा निकल लिया। यह सब करते हुए रात के 1 बज चुके थे। विनोद माया को लेकर रात 3 बजे अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया और फिर नैनीताल चले गए। जब वहाँ से लौटे तो रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। सागर की दूसरी औरत के साथ रात रंगीन करने की तमन्ना ने उसकी जान ले ली। इसीलिए दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपना आपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।